बात तमिलनाडु की। आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद तमिलनाडु सबसे ज्यादा सीटों वाला दक्षिणी राज्य है। यहां लोकसभा की 39 सीटें हैं। 8 दलों के साथ बीजेपी का गठबंधन क्या उलटफेर करेगा, इस पर भी लोगों की नजर है। वहीं जयललिता की बढ़त उन्हें तीसरे मोर्चे की सिरमौर भी बना सकती है। तमिलनाडु में करुणानिधि की डीएमके इस बार बिना कांग्रेस के ही मैदान में है। वैसे करुणानिधि को बागी बेटे अड़गिरी से सेबोटाज का भी खतरा है। अब रुख करते हैं सर्वे के नतीजों का। सरकार के कामकाज की बात करें तो तमिलनाडु में कुल 46% लोग राज्य सरकार के काम से संतुष्ट दिखे, जबकि केंद्र सरकार के कामकाज से कुल -7% लोग संतुष्ट दिखे। क्या यूपीए को केंद्र में फिर से मौका मिलना चाहिए? इस सवाल पर सर्वे में जो राय सामने आई उसके मुताबिक 19% लोग यूपीए को एक और मौका देने के पक्ष में हैं, जबकि 58% लोग इसके खिलाफ। क्या है तमिलनाडु के चुनावी मुद्दे? सर्वे के मुताबिक 20% लोग महंगाई को चुनावी मुद्दा मानते हैं, 13% लोगों की राय में बिजली, 12% लोगों के लिए भ्रष्टाचार, 5% लोगों के लिए बेरोजगारी और 4% लोगों की राय में पीने का पानी चुनाव का मुद्दा है। तमिलनाडु में किसको कितने वोट मिलेंगे? सर्वे में सामने आई लोगों की राय के मुताबिक सबसे ज्यादा 32% वोट एआईएडीएमके को मिलने का अनुमान है। इसके बाद 23% वोट डीएमके प्लस को, 22% वोट बीजेपी प्लस को, 12% वोट कांग्रेस को और 2% वोट आम आदमी पार्टी को मिलने के आसार हैं। 39 लोकसभा सीटों वाले तमिलनाडु में किसको कितनी सीटें मिलेंगी? मार्च में किए गए सर्वे के मुताबिक सत्ताधारी एआईएडीएमके को सबसे ज्यादा 15 से 21 सीटें मिलने का अनुमान है। डीएमके को 10 से 16 सीटें मिल सकती हैं, वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 6 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। अब चर्चा का आरंभ किया जाए। संजय जी, आपका पहला रिएक्शन क्या है? जी विनोद जी, तमिलनाडु की जो खबर है, सबसे बड़ी खबर वो ये है कि बीजेपी ने एक रिस्क लिया अलायंस बना करके, तब जबकि हम समझते थे कि जयललिता उनकी पहली पसंदीदा एलाई हो सकती है पोस्ट पोल सिनेरियो में। प्री पोल अलायंस नहीं किया, पोस्ट पोल भी नहीं किया और अपने ग्रांड अलायंस को बनाया छोटी छोटी पार्टियों के साथ। और दूसरी बड़ी खबर ये निकल के आ रही है इस सर्वे के मुताबिक कि कांग्रेस यहां हाशिए पर चौथे पोजीशन पे जा रही है। नेट जो बाइपोलर स्टेट था, वहां एक ट्रायंगुलर फाइट हम देखने जा रहे हैं। संजय, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने कहा है कि बीजेपी और सहयोगी दलों को 6 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। अकेले बीजेपी को कितनी सीटें मिलने का? देखिए, अकेले बीजेपी को करीब 13-14% वोट मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। तो इन 13-14% वोट जो बीजेपी ज्यादा सीटों में चुनाव लड़ेगी वहां पे, इससे सीटों का कन्वर्जन शायद 1 या 2 सीटें उन्हें मिल जाए, लेकिन बहुत भारी सीटों का कन्वर्जन दिखाई नहीं पड़ता। बल्कि इनके जो सहयोगी दल हैं, डीएमडीके, पीएमके, एमडीएमके, शायद ये सब 1-1, 2-2 सीटें निकाल पाएंगे। तो इसीलिए जो आंकड़ा दिखाई पड़ता है 6 से 10 का आंकड़ा, जिसमें बीजेपी का शेयर शायद 1-2 सीटों का होगा, उससे ज्यादा नहीं। टियर, आप कितना सहमत हैं इनसे? मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि देखिए 1% शेयर भी आपका बढ़ जाए वहां पर इन टर्म्स ऑफ वोट्स, मेरे ख्याल में वो कुछ जैसे आप बता रहे हैं 1-2 सीट में कन्वर्ट हो सकती है। और ये बीजेपी अगर 1 सीट भी ले जाए यहाँ से, मेरे ख्याल में उनके लिए ब्रेक थ्रू है, क्योंकि अभी तक वो यहाँ से 1 सीट नहीं जीत पाए। वो इसलिए उनको ये हासिल हुआ है या हासिल होने वाला है क्योंकि उन्होंने जो गठबंधन बनाई है, आप इन सब में देखिए, ये सब 1% से 10% तक के वोटर्स हैं। ये जितने भी कास्ट कॉम्बिनेशंस हैं, छोटे ही हों, 1%, 2%, 3%, उन सबको उन्होंने शामिल किया है। और आखिरकार ये कुछ ना कुछ उनको फायदा पहुंचाएगा। जी देखिए, पिछली बार उनको 18 सीट कर्नाटका से मिले। साउथ में 130 सीटें हैं, जितनी भी दक्षिण भारत में राज्य हैं। अगर वो बढ़ा के 18 से बढ़ा के या 18 पे ही रहे या 20 कर ले, फायदेमंद में है। फायदे हैं तब भी उनके। कुमार साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी और जयललिता, इनके निजी दोस्ताना ताल्लुकात हैं और उम्मीद थी, अभी भी जयललिता मतलब थर्ड फ्रंट के साथ गई नहीं है, लेकिन प्री पोल अलायंस नहीं किया, डीएमके ने भी नहीं किया। डीएमके ने संकेत दिया कि हाँ, कांग्रेस को माफ कर देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है कि बीजेपी को इन 2 प्रमुख पार्टियों में से किसी का सपोर्ट नहीं? मुझे लगता है कि जयललिता और नरेंद्र मोदी का यही अंडरस्टैंडिंग होगा कि आप अलग से लड़िए और बाद में मेरे साथ पोस्ट पोल करने की हम कोशिश करेंगे। अभी आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो आपके 2 फायदे हैं। एक, जयललिता खुद दावेदार है प्रधानमंत्री पद के लिए, तो आपका क्लेम वैसे ही रहेगा। समझो कि बीजेपी को उतने सीट नहीं मिले तो बीजेपी फ्रंट
जयललिता को आगे कर सकती है, बाहर से बीजेपी सपोर्ट करेगी। तो ये अंडरस्टैंडिंग होगा तो जयललिता कैन बी द प्राइम मिनिस्टर सपोर्टेड बाय एनडीए फ्रंट। ये भी अंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि आप अलग से ही लड़ो। इसके लिए 2 दिन के अंदर उन्होंने थर्ड फ्रंट का सब पूरा खारिज कर दिया। इसका मतलब यह है कि जयललिता और नरेंद्र मोदी का अंडरस्टैंडिंग अभी भी हो सकता है या हुआ है। जी पुरुषोत्तम जी, मैं ये जानना चाहता हूं, जो कुमार केतकर ने जो बात कही उसमें एक छुपा हुआ संकेत ये भी है कि अगर लहर ना हो तो हाँ बिल्कुल है। वरना नरेंद्र मोदी या बीजेपी क्यों सपोर्ट करेगी, जयललिता का नाम क्यों आगे करेगी? एक संभावना वो भी मानकर चल रहे हैं कि हो सकता है मोदी इस हालत में ना हो कि प्रधानमंत्री बने। आप देखिए, बीजेपी इस चुनाव को बहुत ही समझदारी और बहुत रणनीतिक चातुरी के साथ लड़ रही है। वो कोई चांस नहीं लेना चाहते और इसलिए ये संभावना मुझे एकदम जायज लग रही है, वाजिब लग रही है कि अगर खुदा ना खास्ता जो लहर बनाने की कोशिश की जा रही है या जो लोग देख रहे हैं वैसा कुछ ना हो और नतीजे वैसे ना आए जैसे बीजेपी उम्मीद करती है, तो एक सेकंड ऑप्शन, एक प्लान बी के रूप में जयललिता के साथ केवल मोदी नहीं बल्कि जयललिता के साथ पूरे हिंदुत्व फॉर्मेशन की एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है। जयललिता से ना आरएसएस को दिक्कत होगी, ना वीएचपी को दिक्कत होगी और जयललिता एक कैंडिडेट बन जाएंगी। दूसरी बात जो आपने कही, देखिए तमिलनाडु में बीजेपी का आधी सीट जीतना भी मायने रखता है, क्योंकि बीजेपी की समस्या ये कि भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो अभी तक अखिल भारतीय जनता पार्टी नहीं बन पाई है। अभी तक तमिलनाडु में, केरल में 1 सीट वो नहीं जीतते, कर्नाटक में पिछली बार कुछ सीटें उन्होंने जीती। तो बीजेपी ने बहुत समझदारी से काम लिया है तमिलनाडु के सिलसिले में और ये कोशिश उनकी है कि हम 1 सीट भी जीत लें तो हम दावा कर सकेंगे कि भाई हम हिंदी हार्टलैंड की पार्टी नहीं है केवल, महाराष्ट्र और गुजरात की पार्टी नहीं है केवल, तमिलनाडु में भी एक ही सही हमारा एमपी तो है। जी, हमारी शुरुआत तो हुई है। वैसे आप अपना प्रतिक्रिया देने से पहले मुझे ये तो बता दें, इस दफे बीजेपी ने कुल 543 में से कितनी जगहों पर से कैंडिडेट 403 जगहों पर अभी तक उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जो पिछले चुनाव में 350 के करीब होता था। तो करीब करीब 50-60 सीटें ज्यादा चुनाव लड़ने की घोषणा ऑलरेडी हो चुकी है, कैंडिडेट की घोषणा हो चुकी है। मैं ये बात कहना चाह रहा था, बीजेपी से ज्यादा समझदारी मेरे समझ से जयललिता ने किया है। कोई भी बड़ी पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है, किसी ने भी प्री पोल अलायंस बीजेपी के साथ नहीं किया और शायद जयललिता भी अपना ऑप्शन खुला रखना चाहती थी और यही कारण है कि बीजेपी ने छोटी छोटी पार्टियों का सहारा लिया, चाहे वो बिहार हो, चाहे यूपी में अपना दल हो, और जहां तमिलनाडु में उन्होंने डीएमडीके, पीएमके और एमडीएमके से समझौता किया। और ये हमें देखने में छोटी पार्टियां लगती हैं, लेकिन इन पार्टियों को, डीएमडीके को 10% वोट थे पिछले लोकसभा चुनाव में, पीएमके को 5.7% वोट थे और एमडीएमके को 4% वोट थे। अगर तीनों को मिला दें तो तकरीबन 15-16-20% का वोट है। जी संजय, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जयललिता उसी हालत में आ सकती हैं जब राजनाथ भी आने की हालत में ना हो, ये आप मानकर चलते हैं? बिल्कुल। अगर जयललिता आती हैं तो ऐसे कौन से एलाइज है जो आ जाएंगे जो राजनाथ के साथ नहीं आएंगे? देखिए, ये परिस्थिति वो है जो हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लीजिए बीजेपी के पास 180 सीटें नहीं हैं, 180 से कम हैं, तो फिर कैसी सरकार बनेगी? तो एक नॉन बीजेपी प्राइम मिनिस्टर की संभावना नंबर 2 का परिदृश्य बिल्कुल है। और वैसे में जयललिता, ममता बनर्जी में ये देखा जाएगा कि नंबर किसके पास ज्यादा है। नवीन पटनायक यहां से आएंगे कि सबसे ज्यादा स्वीकार्य कौन है। इसलिए जो भी 3 अलाई 50-60 से 75 सीटों का एक जमावड़ा बना लें, अपना प्राइम मिनिस्टर चुन लें, तो वो जाके बीजेपी को कहेंगे कि आप हमको सपोर्ट करिए, हम एनडीए की सरकार बनाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नॉन बीजेपी का होगा। ये संभावना दूसरे सेकंड सिनेरियो जरूर है। ये अगर हम ये मानकर ना बैठे कुमार साहब कि कांग्रेस तो 100 से नीचे ही रहेगी, 50-60 रहेगी, अगर हम मानकर ना बैठे तो ये तो वही स्थिति होगी जो कांग्रेस की भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। हाँ, वो स्थिति कांग्रेस की भी हो सकती है, लेकिन इसमें एक बात यह है कि अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ही ये मान चुकी है कि हम ज्यादा से ज्यादा 120 के आगे नहीं जाएंगे। ये कांग्रेस ही मान रही है, तब नेचुरली वही एटमॉस्फेयर बना रहेगा। ये कोई मीडिया का कैंपेन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और कोई ओपिनियन पोल का भी कैंपेन बिल्कुल नहीं है। इसको दूसरे शब्दों में यूं कहा जाए कि अगर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 50 सीटों का और उससे ज्यादा का गैप है, तो कांग्रेस सरकार बनवाने के किसी भी गेम से बाहर है। नहीं, और एक पॉइंट इसके समर्थन में यह है कि बीजेपी इज ऑक्यूपाइंग कांग्रेस स्पेस। तो जो कांग्रेस ने किया, एक्चुअली बीजेपी कांग्रेस की बी टीम है, जैसा प्रकाश का रथ भी मानते हैं, लेकिन उस अर्थ से नहीं कि जो कैंपेन
कांग्रेस ने पहले किए उसी तरह अभी बीजेपी करे। वो मीडिया कैंपेन छोड़ दो, इवेंट मैनेजमेंट छोड़ दो, लेकिन जिस तरह का स्ट्रैटेजी अभी बीजेपी कर रही है उसी तरह की स्ट्रैटेजी कांग्रेस करती आई है। और ठीक है, अभी बीजेपी सपोर्टेड थर्ड फ्रंट और कांग्रेस सपोर्टेड थर्ड फ्रंट, ऐसे दो ऑल्टरनेटिव हो गए। नहीं तो हमेशा ऐसा रहता था, कांग्रेस फर्स्ट फ्रंट, बीजेपी सेकंड फ्रंट, थर्ड फ्रंट ऑलवेज अगेंस्ट बीजेपी बट रेडी टू टेक कांग्रेस। यार ये गोविंदाचार्य ने कहा था दैट बीजेपी इज द न्यू कांग्रेस। जैसे कांग्रेस की बी टीम बता रहे हैं बीजेपी तो हाँ न्यू कांग्रेस, जो उन्होंने कहा। आप कितने उससे सहमत हैं? आप देखिए मैं सहमत हूं, बट यहाँ पर एक एडवांटेज हम लोग भूल जाते हैं जो जयललिता को हो रहा है। जयललिता ने पहले लेफ्ट पार्टीज के साथ कोई समझौता किया, उन्होंने अपने आप उस समझौते को तोड़ दिया। उनको बात समझ आ गई कि अगर मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, यहाँ पर मिनिमम 3 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है और उसमें एक चौथा जुड़ सकता है, और इस स्थिति में कुछ थोड़ा सा एडवांटेज जयललिता को जाएगा। आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जो बर्खास्त कर देता है सरकार की, केंद्रीय सरकार की पिटिशन कि आप इन्हें ये छूट ना दें, लाइफ इम्प्रिजनमेंट ना दें और वो डेथ सेंटेंस को रखें, तो उन्होंने मना कर दिया कि आपके पिटिशन में कोई दम नहीं है। तो ये एक छोटा एडवांटेज उनको तमिलनाडु में जरूर मिलेगा दुआ साहब, क्योंकि उन्होंने जब ये पहला जजमेंट आया था फरवरी में, तो उन्होंने फौरन अनाउंस कर दिया एक हफ्ते के अंदर कि हम जितने भी 7 कन्विक्ट्स हैं राजीव गांधी के, उन सबको हम रिलीज कर देंगे। अब वो नई स्थिति नहीं रहती। और इसमें जयललिता को सपोर्ट मिल रहा है इस सर्वे में, इस फैसले के बारे में भी। बिल्कुल। एक जो बात मुझे दिलचस्प लगती है, जिसपे मैं चाहूंगा कि संजय जी एक्सप्लेन करें उसको, कि अभी तक ये 2 मुकाबले वाली पार्टी वाला राज्य था, और वहां पर ये भी एक तीसरा फैक्टर खड़ा हो गया है। जब बहुत एक्सट्रीम पोलराइजेशन हो तो तीसरा फैक्टर चुनाव के पहले दिखता है, लेकिन उस तरीके से प्ले आउट नहीं होता। जहां पर 39 में आमतौर पर जीतने वाली पार्टी 30 के ब्रैकेट में रहती है, वहां पर हम विनिंग पार्टी को 20 के आसपास दिखा रहे हैं। ऐसा कैसे? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो त्रिकोणीय मुकाबले में जो तीसरा मोर्चा बना है, भले इसके वोट कम है, आपको 22% वोट दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वोटों के अनुपात के हिसाब से इनकी कन्वर्टेबिलिटी सीट में ज्यादा होगी, क्योंकि इनके वोट कंसंट्रेटेड होंगे। ये पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रही हैं। इसी के लिए जयललिता की पार्टी 32% वोट लेके भी शायद 15, 16, 17 सीटों पर सिमट जाए, और जो गठबंधन जिसके पास 22% वोट है, वो शायद 8 से 10 सीटें जीत जाए। इसका तर्क क्या है? इसका तर्क यह है कि बीजेपी, जयललिता सारी सीटों पे चुनाव लड़ रहे होंगे, और सारी सीटों पे जो उनको वोट मिल रहे हैं उसका कुल जोड़ 32% है। इनका कुल जोड़ 22% है, लेकिन ये 22% वोट जो है अलग अलग पार्टियों का अलग अलग कम सीटों पर, कम सीटों पर। लेकिन ये अलायंस तो सारी सीटों पर लड़ रहा है। अलायंस सारी सीटों पर लड़ रहे हैं, लेकिन जैसे पीएमके डीएमके 2-4 सीटों पे लड़ रहे होंगे, और वो सीटों पे वो अपनी सीट जीतने की स्थिति में ज्यादा रहेगी। अच्छा, इस सर्वे के मुताबिक ये निष्कर्ष निकालना कितना मुनासिब है कि कांग्रेस बिल्कुल एल्बोड आउट हो गई है तमिलनाडु से, जो थोड़ी सी मौजूदगी थी वो भी अब बाहर जाती हुई दिख रही है? देखिए, कांग्रेस को कुछ उम्मीद नहीं है इस बार वहां पर जीतने का, बट ये मत भूलिए कि कांग्रेस में एक सेक्शन अभी भी है जो कहता है कि हम तो बिल्कुल ही, ये दोनों द्रविडियन पार्टीज ने मिलकर हमको खत्म कर दिया। बेहतर हमारे लिए यही है कि हम अगले 2-3 चुनाव अपने आप में लड़ें, कुछ अपनी स्थिति बनाएं। इस बार ग्रेटेस्ट एडवांटेज बीजेपी के लिए ये है कि उनका कन्याकुमारी का जो कैंडिडेट है वो काफी मजबूत है, और उसके जीतने के चांसेस सबसे भारी है। खाता खोलेंगे बीजेपी का। जी बीजेपी का। आगे बढ़ते हैं। कौन बने प्रधानमंत्री सर्वे में तमिलनाडु की जनता से ये सवाल किया गया कि प्रधानमंत्री कौन हो, तो सबसे ज्यादा 24% लोग नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के पक्ष में दिखे, जबकि 17% लोग जयललिता को और 9% लोग राहुल गांधी को पीएम बनाने के पक्ष में थे। इसके अलावा 5% लोग सोनिया गांधी को, 3% लोग मनमोहन सिंह को और 3% लोग करुणानिधि को पीएम बनाने के पक्ष में दिखे। अगर जयललिता पीएम बनी तो कैसी पीएम साबित होगी? इस सवाल पर कुल 37% लोगों ने माना कि जयललिता अच्छी पीएम साबित होंगी, जबकि 32% लोगों का मानना था कि वो खराब पीएम साबित होंगी। अब यही सवाल जब एआईएडीएमके और बीजेपी समर्थक वोटरों से पूछा गया, तो 72% एआईएडीएमके वोटर और 35% बीजेपी प्लस वोटरों की राय थी कि जयललिता अच्छी पीएम साबित होंगी, जबकि 14% एआईएडीएमके वोटरों और 36% बीजेपी प्लस वोटरों की राय में वो खराब पीएम साबित होंगे। राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई कितनी सही? सर्वे में 50% लोगों ने रिहाई को सही बताया, तो 19% लोग इसके खिलाफ थे।
जी, वही वो मुद्दा आ गया संजय, राजीव गांधी की रिहाई का, कि इसका फायदा किसको मिलेगा, बिल्कुल करुणानिधि को या जयललिता को? बड़ा मुश्किल है ये कहना कि फायदा किसको मिल रहा है, लेकिन ये स्पष्ट है इन आंकड़ों से कि जनता कम से कम इसके पक्ष में नहीं है, इसके पक्ष में कि भाई इस तरह की चीज नहीं। तो फायदा किसको होगा बताना बड़ा मुश्किल है। जो पार्टी जिस तरह का स्टैंड लेगी उसके हिसाब से मतदाताओं को रोका। लेकिन आज की स्थिति में जो हमें वोटों का अनुमान दिख रहा है, तो चाहे वो मुद्दा हो या कोई दूसरे मुद्दे हो, निश्चित रूप से फायदा अभी जयललिता को दिखाई पड़ता है। वोट के प्रतिशत के मामले में जयललिता काफी आगे है। ये तमिल सेंटिमेंट को इसमें हम भूल नहीं सकते। ये जितने भी कन्विक्स हैं सातों के सातों तमिल हैं। सबसे बड़ा फैक्टर वही है। सबसे बड़ा फैक्टर और वही है। इस समय जयललिता की सरकार है, तो स्वाभाविक रूप से फायदा जयललिता को होगा। भुल्लर का यहाँ हुआ, उसी तरह उसका उनको होगा। और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चल रहा है, उसमें तमिल लेकिन इस डिसीजन का डीएमके भी अपोज नहीं करेगी ना। नहीं, कर ही नहीं सकती। जैसे श्रीलंका में मनमोहन सिंह जी को जाने के लिए दोनों खिलाफ थे। हाँ, बिल्कुल। डीएमके और आरएलडीएमके साथ में थे जी, मनमोहन सिंह के जाने के खिलाफ। हाँ, तो बिल्कुल। उसी तरह इसमें भी रहेगा। हाँ, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा नहीं करेगा, अपना सैक्रिफाइस नहीं करेगा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो तो ये इशू तो देखिए, बहुत बड़ा सेंटिमेंटल ये इशू जो है। कह रहे थे कि इस रेजोल्यूशन के खिलाफ आप जाए, अगर ये जाती सरकार तो बिल्कुल उल्टा पड़ जाता। तो यहाँ पर जो यूएनओ में जो रेजोल्यूशन, हाँ, यूएस स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन, इसको इसके खिलाफ या इसके साथ पक्ष में ना जाने का जो इनका था एब्स्टिनेंस, ये इनको फायदा पहुंचाएगा। और जो नई सरकार आएगी, दे कैन ड्रॉ अप अ न्यू पॉलिसी ऑन श्रीलंका। नो, आई डोंट थिंक सो। नहीं, खैर ना करें तो डिफरेंट थिंग। अगर जयललिता बन गई तो और भी गया ना। संजय, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 24% लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में हैं और 17% जयललिता को। जयललिता तमिलनाडु की नेता है, नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी जाके रैली करी थी उन्होंने। 24% लोग जो है वो नरेंद्र मोदी को क्यों चाहते हैं? और दूसरी तरफ जयललिता खुद को इस तरह भी पोजीशन कर रही है, जैसे कुमार केतकर बता रहे हैं, कि थर्ड फ्रंट बनने की स्थिति में या बीजेपी का सपोर्ट लेने की स्थिति में वो एक चेहरा बन सकती हैं। 24% कैसे हुआ ये? एक तो देखिए, जो जनरल मोदी फैक्टर है वो सब जगह काम कर रहा है, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन एक वो मोदी का वोट बीजेपी के नाम पर आता दिख रहा है। ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर प्रधानमंत्री की चॉइस के तौर पर कोई दूसरा राष्ट्रीय नेता, श्रीमती सोनिया गांधी या राहुल गांधी का नाम आता है बाकी सर्वेज में, बाकी राज्यों में। यहां उनका नाम नहीं आया है, जयललिता का नाम आया है। जयललिता के बारे में एक अच्छा सपोर्ट यहां पर बनता हुआ दिखता है कि प्राइम मिनिस्टर के रूप में अच्छी कैंडिडेट हो सकती है। देखिए, वही मुझे थोड़ा सा विरोधाभास जो लगता है। एक खास बात और, जयललिता अगर प्रधानमंत्री बनेंगी तो उनकी संस्कृत निष्ठ हिंदी सुनने में बड़ा मजा आएगा लोगों को। किसी भी समस्या की तुलनात्मक मीमांसा के लिए उसके बहुत बेहतर हिंदी बोलती हैं वो। सामंजस्य आवश्यक होता है। मैं जानना चाहता हूं कि एक एमपी की संभावना है, सिर्फ एक सांसद की संभावना, हाँ, बीजेपी को, दूसरी तरफ 24% वोट प्रधानमंत्री के लिए, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। संजय, ये बिल्कुल वायबिलिटी की बात है। ये लोगों को पता है कि अगर जयललिता अपने दम पे तो सरकार नहीं बना सकती है, तो सरकार बनाने के लिए ज्यादा उम्मीद ये है कि या तो भाजपा की सरकार बनेगी या कांग्रेस की सरकार बनेगी। जिस तरह का देश में माहौल है और जिस तरह का कैंपेन चल रहा है, जिस तरह के लोगों को दिखाई पड़ रहा है पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में, मुझे लगता है जनता को ये दिखाई पड़ता है कि शायद यही मोस्ट वायबल कैंडिडेट दिखाई पड़ते हैं। लोगों की पसंद यही है। इस कारण से चाहे वोट उनके कम हो, लेकिन लोगों को लगता है शायद प्रधानमंत्री बनने वाला यही व्यक्ति है। पुरुषोत्तम, नहीं, मैं विनोद जी के सवाल को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वो जो आप कह रहे हैं वो एक तरह से मैथोडोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन पॉलिटिकली अगर 24% लोग, यानी अगर मोदी वेव या मोदी पर्सनालिटी फैक्टर इतना काम कर रहा है कि जयललिता से ज्यादा लोग चाहते हैं कि वो पीएम बने, तो फिर भाजपा का अपना वोट परसेंटेज इतना कम है, ये सचमुच एक विरोधाभास। ये विरोधाभास मुझे दिखाई दे रहा है आपको। अटपटी लगती है कहीं एक ना। पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे हम लोग समझते हैं, उसी तरह तमिलनाडु के लोगों को भी ये पता चला है कि जयललिता और नरेंद्र मोदी का एक अंडरस्टैंडिंग है। जी, बिल्कुल। और ये अंडरग्राउंड अंडरस्टैंडिंग उनके मीडिया ने भी छपाया है। तो इसका मतलब तो ये कि ये उनको ये भी मालूम है 41% कि वैसे भी तो मोदी जी का ही नाम चल रहा है, तो मोदी जी कोई नहीं, फिर तो ये सवाल और वो हो जाता है ना। इसका मतलब अगर मोदी की इतनी स्वीकार्यता है या मोदी के पक्ष में तो इतना बीजेपी माहौल की है, क्यों नहीं है?
बीजेपी की क्यों नहीं, लेकिन ये तो सवाल आप हर एक स्टेट में पूछ सकते हैं। यूपी में भी नहीं, जो मेरा आप ख्याल है पूछ इसका रहे जो थे, नहीं तो इसका बीजेपी को नहीं इसका मिलता है, एक- मोदी एक- को सपोर्ट मिलता इसका है। अगर एक व्यवहारिक जवाब मैं लेकिन रखूं मोदी जिस को पर जितना सपोर्ट है उतना बीजेपी केतकर को साहब, नहीं है। इसका एक व्यवहारिक जवाब यह है कि एक संगठन, कार्यकर्ता, दफ्तर, दुकान की जरूरत होती है और वो बीजेपी का कुछ राज्यों में नहीं है। इसलिए किसी व्यक्ति के बारे में एक अच्छा इंडोर्समेंट मिल सकता है, लेकिन वो चुनाव पार्टी लड़ने के के लिए जरूरी जो नहीं कि आपको वोट में टूल चाहिए वो ना सारे हो। राज्यों और में वैसे जरूरी भी नहीं कि मोदी वोट में has become ट्रांसफर larger than बीजेपी। इसलिए उन जी, सारे इसलिए राज्यों ये में बात जहां ज्यादा है। बीजेपी जी। उन सारे राज्यों में जहां बीजेपी शासन में नहीं है, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, आप देखेंगे हर राज्य में मोदी के लिए जो समर्थन है कि किसे प्रधानमंत्री आप देखना चाहेंगे, मोदी के लिए ज्यादा है और बीजेपी का वोट वहां कम है। लेकिन उन जी। राज्यों में अगर आप जाएं जहां बीजेपी शासन में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, वहां देखेंगे कि मोदी के लिए जो प्रेफरेंस है वो कम है, पार्टी का वोट ज्यादा है। जी, तो मोदी अलग हैं और बीजेपी अलग है। लब्बो लबाब ये निकलता है, मोदी बीजेपी से बड़े हैं कुछ राज्यों में जहां बीजेपी की अपनी सरकार है, वहां मोदी पार्टी से छोटे हैं।